रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ रही है आपके सामने? यस मैम आ रही है। टुडे आवर टॉपिक इज द इकोसिस्टम इकोलॉजी। हमने इकोसिस्टम इकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पहले स्टडी कर लिए थे, जैसे कि एनर्जी फ्लो के बारे में हमने डिस्कस किया था। बट टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक अबाउट द इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट। व्हाट आर द इकोसिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ऊपर कोई बार वगैरह तो आपको शो नहीं ना हो रहा? ट्रैक स्लाइड नजर आ रही है? जी मैम। Ecosystem was defined its presently accepted form by Eugene Odom। ठीक है, सबसे पहली ये टर्म जिसने एक्सेप्ट की थी, यानी जिसने सबसे पहले इसको यूज किया था और डिफाइन किया था, ही वाज द ओडम। आपने अक्सर सुना होगा ओडम की, वो ओडम ओडम की ये ओडम का वो, तो उसका पूरा नाम यूजिन ओडम था। और उसने क्या बताया था कि अ यूनिट दैट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म, एन यूनिट दैट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म, the community in a given area interacting with the physical environment। अब कम्युनिटी के अंदर, अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप जहन में कम्युनिटी रखें कि कम्युनिटी में क्या आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड decomposers, means plant, fungi, humans, animals, everything, every type of individuals are the community। ठीक है, तो an unit that include the all organism, that is the community is a given area interacting with the physical environment। ठीक है, ये communities जब physical environment के साथ interact करती हैं, so that a flow of energy lead to clearly defined trophic structure। और उसकी वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, लाइक प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू डीकम्पोजर। ठीक है, और ये क्लियरली क्या डिफाइन कर रही है, ट्रॉफिक लेवल को। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ये बात आप सब पहले भी जानते हैं कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर के बाद डीकम्पोजर्स के पास जब जाती है। बायोटिक डाइवर्सिटी, ट्रॉफिक, इसी चीज पे दोबारा फिर जाती हूँ मैं। द कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट सो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी लीड टू क्लियरली डिफाइंड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल। ये इसकी क्या है, एक कंप्लीट डेफिनेशन है। दैट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग विद एन आ सिस्टम। अब पूरी इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने इकोसिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि इकोसिस्टम है क्या। जितना आपने इकोसिस्टम पढ़ा, जिसमें एनर्जी फ्लो है, पिरामिड है, ट्रॉफिक लेवल है, कम्युनिटी इंटरेक्शन है, ये सब चीजें जो है किसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। और ये सारी चीजें हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। तो ये बड़ी एक वेल डिफाइंड डिस्क्राइब डेफिनेशन है जो कि ओडम ने बताई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसने क्या बताया कि कम्युनिटी जो है वो किसी भी एरिया में इंटरेक्ट करती है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में, किस लिए, फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी, फॉर देयर ट्रॉफिक लेवल्स, और इनकी वजह से क्या होता है, मटेरियल साइकिलिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, किसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में विद इन अ सिस्टम। नेक्स्ट थिंग इज द, स्मिथ ने 1966 में समराइज किया इसको, इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि क्या है, 8 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 इज द इकोसिस्टम is a major structural and functional unit of ecology। जब भी हम इकोलॉजी स्टडी करते हैं तो इकोलॉजी में जो मेजर चीज आ जाती है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इन सब में सबसे पहला यूनिट क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या। नंबर 2 की इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी क्या है। बेटा आपको शो हो रही है स्लाइड्स? मैम स्लाइड भी नहीं शो हो रही, पहले आवाज भी नहीं आ रही थी आपकी। नो मैम, स्लाइड पहले शो हो रही थी, अब बंद हो गई। अब हुई है शो? नो। अब हो गई है? नो मैम।
स्मिथ हैज समराइज्ड सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसकी बात कर रहे थे कि उसने इकोसिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो कि 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज द, सबसे पहली बात कि इकोसिस्टम इज अ मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नंबर 2, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर जो है बेसिकली रिलेटेड किसके साथ है? डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज के साथ। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स सेंसेस कि आप हाई स्पीशी डाइवर्सिटी जो होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इकोसिस्टम हम डिफाइन करेंगे। जैसे पोलर इकोसिस्टम में जो पोलर ऑर्गेनिजम्स की है, अगर डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट प्लांट्स, एनिमल्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और इनकी जो डाइवर्सिटी है वो डिफाइन करेगी कि इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 2 इज द 3 is that the function of ecosystem is related to energy flow। तीसरी बात क्या है इसमें? एनर्जी फ्लो है, और इस एनर्जी फ्लो की वजह से मटेरियल की साइक्लिंग है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं कि नाइट्रोजन प्रोड्यूसर्स के पास आती है फिजिकल फैक्टर से बाय लाइटनिंग एंड द फ्रॉम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फ्रॉम अ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और उसके बाद किसके पास आ गई? प्लांट्स, प्लांट से कंपोजर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर ने उसको प्रोटीन में यूज किया, उसके बाद वो किसके पास चलेगी? डिकम्पोजर्स के पास, एंड आफ्टर डिकम्पोजर्स दे विल गो टू द एटमॉस्फेयर बैक बाय द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो फंक्शन क्या, इकोसिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है? साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी फ्लो। जब वो एनर्जी फ्लो होता है तो उसके साथ क्या होता है? मटेरियल की साइक्लिंग भी होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to maintain an ecosystem depend on its structure. Complex ecosystem needed less energy to maintain themselves। अच्छा, इनकी relative amount of energy जो है वो क्या है? relative amount डिपेंड करती है प्रोड्यूसर्स में। जितने प्रोड्यूसर्स होंगे उससे कम ही कंज्यूमर होंगे। अगर प्रोड्यूसर्स कम है तो जाहिर है वहां से कंज्यूमर मूव कर जाएंगे। जब उनकी नीड नहीं पूरी होगी, उनकी फुलफिलमेंट पूरी नहीं होगी उनके फूड की, तो वो वहां से मूव कर जाएंगे। और जितने कंज्यूमर है उससे भी कम क्या होंगे? उससे भी कम क्या होंगे? उससे ज्यादा डिकम्पोजर्स होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी फ्लो जो है ये भी इन सब ट्रॉफिक लेवल के एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। जितना छोटा इकोसिस्टम होगा उतनी ही छोटी उसकी उतनी ही लेस एनर्जी नीड होगी और लेस एनर्जी मेंटेनेंस होगी, और जितना बड़ा होगा उसकी मेंटेनेंस भी बड़ी होगी। नंबर 5 is the young ecosystem develop and change from less complex to more complex ecosystem। आपने जीरो सीयर हाइड्रोसीयर पढ़े हैं। जीरो सीयर और हाइड्रोसीयर जब स्टार्ट होते हैं तो पाउंड इकोसिस्टम से स्टार्ट होते हैं। बहुत छोटा सिस्टम होता है और उस छोटे से सिस्टम में, लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जब वो बड़ा होता जाता है तो वो मोर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाता चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सक्सेशन। उससे अगली बात 6 पे, Each ecosystem has its own energy budget। हर एक अपना एनर्जी बजट है। एनर्जी बजट कहाँ से आएगा? जो उसे प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं। ठीक है, जितने प्रोड्यूसर्स है उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते जब तक उनकी रिप्रोडक्शन लेवल इंक्रीज ना हो। ये उनका क्या है? एनर्जी बजट, जो प्रोड्यूसर्स उन्हें दे रहे हैं। नंबर 7 पे, अडेप्टेशन टू लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन is the important feature of the biotic component of an ecosystem, failing which they might perish। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डाइवर्सिटी हो, वो अपने आप को इकोसिस्टम के अंदर क्या कर लेती है? अडेप्ट कर लेती है। जैसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने आप को अडेप्ट करेंगे और उन्हें उन्हीं की अडेप्टेशन हैं, उनकी बॉडी भी उस इन्वायरमेंट के मुताबिक होगी। अगर हम पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर की बॉडी के अंदर ब्राउन वैक्स होती हैं जो कि हीट को मेंटेन रखती हैं पोलर बियर के लिए, ताकि मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस कर सके। इसी तरीके से अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। जितनी भी वो फूड खाते हैं फौरी तौर पे वो एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है और उनकी बॉडी को लाइट रखती है ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके। तो ये छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने जो भी किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस सिस्टम में। अगर वो अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो क्या हो गए? दे विल डाई। तो अडेप्टेशन जो है लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली चीज आ जाएगी अब 8th पे, द फंक्शन ऑफ एवरी इकोसिस्टम इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ साइकिल। सबसे पहली बात जब हमने पहली डेफिनेशन ही की थी तो उसके अंदर मैंने ये बात आपको बताई थी कि अगर मैं उस पॉइंट